बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 23वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है लालच और हिर्स। लालच एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन कभी इसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती, और हिर्स करने वाला इंसान हर दूसरे इंसान से हिर्स करके हसद में मुब्तला हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। लालच और हिर्स क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, कि आज की निशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के मेहमान बड़े यंग डैशिंग ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने जोन में। बड़ी खुशी होती है जब हम कभी ऐसे ऑफिसर्स देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अबरेज़ अली अब्बासी, SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी। अस्सलाम वालेकुम। अबरेज़ भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल खालिक, SP गुलशन ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अबरेज़ भाई आपसे शुरुआत करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको 7-7.5 साल हो गए हैं। आना कैसे हुआ, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? पहले तो ये है कि एक शुरू से ही थोड़ा सा पैशन था कि थोड़ा सा आवाम के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का अनफॉर्चुनेटली जो एक इमेज ओवरऑल दिया जाता है उसमें हमारे लिए ये ज़रूरी था कि कुछ इस तरह के लोग आएँ जो कि सेल्फ मोटिवेटेड हो। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की NID यूनिवर्सिटी से, सिविल इंजीनियर हूँ मैं सर। उसके बाद से फिर CSS का एग्जामिनेशन दिया, 2015 में हम लोग रिक्रूट हुए। उसके बाद से पंजाब में सर्व किया, कुछ यहाँ पे अभी की। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त से मैं एक हदीस पाक कोट करना चाहूँगा। सही मुस्लिम की है, गालिबन 177 है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। उसका मफ़हूम इस तरह से है कि हुज़ूर अक़दस ने फरमाया कि आप जब भी कोई गलत काम देखते हैं या कोई इस तरह की चीज़ होते हुए देखते हैं तो उसको हाथ से रोकें। बिल्कुल, बेशक। और अगर आप हाथ से रोकने की जो है इस्तात नहीं रखते तो फिर आप उसको ज़बान से रोकें। एंड देन तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि बाय वर्चू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हमें अल्लाह ताला ने इसलिए चूज़ किया कि हम लोग हाथ से रोक सकें। बिल्कुल। तो इस पैशन की वजह से हम लोग इसमें आए और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो कंप्लेनेंट है, जो कि पहले ही बड़ी प्रॉब्लम में आता है हमारे पास। डेफिनेटली पुलिस के पास जब आप आते हो तो आप किसी तकलीफ़ का शिकार होते हो, तो हम चाहते हैं कि उनकी जब आप दादरसी करते हो, यकीन माने उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती। अच्छा अबरेज़ भाई, ज़ाहिर है आपने NID से आप पास आउट हुए, उसके बाद पुलिस में आने का, ज़ाहिर है CSS के बाद ऑप्शंस होते हैं, तो रीज़न यही था कि आपने सोचा हुआ था कि जी मैंने खिदमत करनी है। तो घर वालों की तरफ से कभी कुछ हुआ कि भाई और भी ऑप्शंस होते हैं CSS करने के बाद, वाई पुलिस? बड़ा रेलेवेंट सा जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे भाई पहले भी जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स में है। तमाम लोगों ने इंक्लूडिंग माय वालदा, हर किसी ने मना किया था एक तरह से, क्योंकि एक डर भी होता है, एक खौफ भी होता है घर वालों को, एक ज़रा थोड़ा सा एक जो है ना वसवसा भी होता है पुलिस। लेकिन यकीन माने कि मैं अगर दूसरी तीसरी अटैम्प्ट की भी नौबत आती शायद मैं पुलिस ही लिखता, और इतना पैशनेट है। और ये एक बड़ी हमें खुशी होती है कि ज़ाहिर है मैं 14-15 साल से पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये खुशी होती है जब हम ऐसे यंग ऑफिसर्स देखते हैं, इनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, जिस तरह ये काम कर रहे होते हैं, एक बड़ी खुशी होती है। खालिक भाई, आपका कैसे आना हुआ पुलिस में, ये बताइए। वैसे तो अबरेज़ साहब और मैं वी आर बैचमेट्स, तो हमारी स्टोरी मोर और लेस सिमिलर है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डाउ मेडिकल कॉलेज कराची। हो माशाल्लाह। और MBBS करने के बाद आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। लेकिन शुरू से ही एक तो वर्दी की चाम थी कि वर्दी पहननी है, और सोचा हुआ था कि CSS करना है, और पुलिस का महकमा ही फ़र्स्ट चॉइस था। शुरू में कुछ फैमिली ने भी अपोज़ किया इस चीज़ को लेके कि पुलिस में ना जाओ, लेकिन फिर मैंने जब सोचा, इंट्रोस्पेक्शन की कि मैं करना क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में, तो फिर मैंने पुलिस के महकमे को चूज़ किया। और कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी फील्ड चूज़ करें जिससे आप प्यार करते हो, जो आप करना चाहते हो, तो फिर आपको अपना काम नहीं लगता, आप उसको एंजॉय करते हो। और आई थिंक इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका पैशन हो, और फिर आप वो काम ऐसे तरीके से भी कर सकते हो और यू आउटशाइन, और आपका जो किया हुआ काम है उससे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क भी आता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर CSS का एग्ज़ाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया और पुलिस का महकमा ज्वाइन किया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने MBBS से आप ग्रेजुएट हुए, तो दोस्तों के क्या तासुरात थे कि भाई डॉक्टर और पुलिस वैसे तो मिलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ही अलग डायमेंशंस थी, तो क्या दोस्तों के क्या तासुरात थे? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट हमारा जो CSS का इंटरव्यू हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जी आप एक डॉक्टर हैं और ऑब्वियसली एक अच्छी प्रोफेशनल फील्ड है, तो आप उसको छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो वहाँ पे भी मैंने यही कहा था, दोस्तों को भी मैं यही कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज़ डू समथिंग अबाउट विच यू आर पैशनेट। और सिंस माई पैशन लाइड विद पुलिस,
तो फिर मैंने सोचा कि वही काम करूं जो कि जिसमें मेरा पैशन है, ताकि खुद भी खुश रहूं वो काम करते और बाकियों की ज़िंदगी में भी कुछ खुशी ला सकूं। ग्रेट ग्रेट। अब्रेज भाई, CSS आप दोनों ने माशाल्लाह किया हुआ है। CSS के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है जी, बहुत मुश्किल होता है और उसको पास करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप रिटर्न कर लें तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो क्या इस तरह के सवालात होते हैं इंटरव्यूज़ में कि बड़ा टेक्निकली क्वेश्चंस होते हैं? हाँ जी, ये तो मतलब इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि शायद पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टीजियस और सबसे मुश्किल इम्तहान समझा जाता है। बेसिकली इसको आप देखें इस तरह से कि तकरीबन 2% रिज़ल्ट होता है जो पासिंग क्राइटेरिया होता है। हर 100 के पीछे 98 फेल हो रहे होते हैं रिटन में। उसके बाद से फिर आपका मेरिट बनता है। मेरिट के बाद फिर आपको अपनी पसंद का, जैसे हम दोनों का पुलिस पहली प्रेफरेंस थी, शायद हम लोग मेरिट में थोड़ा नीचे होते तो हमें पुलिस की प्रेफरेंस ना मिल पाती, तो फिर आपके पास सेकंड अटैम्प्ट होती है। तो डेफिनेटली इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन अगर जिस तरह खालिक ने भी कहा, अगर आप पैशनेट हैं और आपने पहले प्री डिटरमिन्ड हैं और आपके पास गाइडेंस अच्छी है और आप सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़रा यूट्यूब और बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग जो है उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। हम जिस ज़माने में थे, ऑल्दो वी डोंट सीम लाइक ओल्ड, लेकिन हमारा थोड़ा ज़माना पुराना था। You all look so young and you are, you guys are. हमने असल में क्या किया कि जो किताब वाली जो रीडिंग्स थी वो ज़्यादा की हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है उस हिसाब से। लेकिन फिर कंपटीशन भी उस हिसाब से बढ़ गया है। तो अभी पिछले साल गालिबन कोई 40,000 लोग थे, उसमें से कोई 1500, 1600, 2000 तक बंदे पास होते हैं। सो इस हिसाब का कंपटीशन होता है। तो डेफिनेटली ये सवाल भी किए जाते हैं और किसी हद तक रेलेवेंट भी हैं। और बड़ा जी मुश्किल होता है। और जिस तरह के सवाल हमने सुने हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं कि आप आएँ तो आपकी शर्ट के बटन्स कितने, आप कोई गिनने बैठ जाएगा तो उसका मतलब उसका ऐसा होता है, या ये हमने सिर्फ सुना है कि जी आपकी शर्ट के बटन कितने, अब कोई अगर गिनने बैठ गया तो कहते नहीं है तो फिर वीक है। CSS जो है ना, असल में उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उसके बारे में लोगों ने फैलाई हुई, असल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये मतलब अफवाहें हैं? ये अफवाहें हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल एग्जाम। आपको एक मैं एग्जांपल दूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी जब हम लर्निंग फेज़ में थे कि जी क्वेश्चन हुआ किसी से कि यू कम आफ्टर टी, तो वो शख्स जो हैं, जो इंटरव्यू जिनका हो रहा था, वो उठ के बाहर चले गए कि जी शायद चाय के बाद मुझे पैनल वाले बुलाएंगे। लेकिन उनका मकसद ये था कि जी यू जो है वो टी के बाद आता है, इस तरह का कोई सिलसिला। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें, ऐसा कुछ असल में नहीं होता। इट्स अ वेरी लॉजिकल एग्जाम और बड़ा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होता है। आई ऑलवेज से कि यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इफ़ यू वांट टू क्लियर द CSS एग्जाम। और अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, कि अकेडमीज़ वगैरह को ज्वाइन करना और डिफरेंट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ मोटिवेशन होती है। इफ़ यू आर फोकस्ड, इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, और आपको सही गाइडेंस मिल जाए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी दोस्त के थ्रू हो सकती है, किसी सीनियर के थ्रू हो सकती है, किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के थ्रू हो सकती है, यूट्यूब के थ्रू भी हो सकती है, एकेडमी के थ्रू भी हो सकती है, बट वो लाइन आपने पकड़नी है। अगर आप वो लाइन पकड़ लेते हो तो फिर ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता, बड़ा लॉजिकल और ऑर्गेनाइज एग्ज़ाम होता है। हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर दौरान ट्रांसमिशन हमें छींकें लगे तो समझ जाइएगा कि ये सबा के जो भी बना रही हैं ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है सबा, क्या बना रही हैं आज आप? ये है काले चने और चिकन का पुलाव। काले चने और चिकन का पुलाव, ठीक है। तो आप किस तरह बना रही हैं? वैसे तो हमने बड़ा खाया है ये अम्मियों के हाथ का, आप किस तरह बना रही हैं? ये भी आपकी अम्मी की रेसिपी है? मतलब वो है मिक्स, मैंने कुछ चीज़ें ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखी हैं अपने करियर से भी। ओके। एनीवेज़ ये है, आपने खड़े मसाले तेल के अंदर लाल कर लेना है और उसके अलावा फिर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके चने आपने पहले से गला लेने हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो वो जैसे 4 घंटे लगे थे इस वक्त, तो वो हो गए। और फिर उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है और गले हुए चने, और मसाला बना के इसका प्रॉपर, यानी इस तरह का मसाला कि अगर आप उसमें चावल ऐड करेंगे तो वो एक कॉन्सनट्रेटेड मसाला होगा, तो वो बना के और फिर उसमें चावल और पानी ऐड करके और दम दे दें बस। ठीक है। और कितनी देर में ये तैयार हो जाते हैं? जब अगर ये सारी चीज़ हम पहले से कर लें, चने उबाल लें और ये सब कर लें, तो उसके बाद कितनी देर में तैयार हो जाता है? आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। आधे घंटे में? अच्छा, ये स्पाइसी होगा या बिल्कुल सादा होगा? इसके साथ हमें कुछ चटनी लेनी पड़ेगी या थोड़ा स्पाइसी रखा हुआ आपने? लाइक हाँ, फ्लेवरफुल या। ठीक है, चलें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त। पे इस वक्त 2 बड़े यंग ऑफिसर्स मौजूद हैं। अब्रेज, कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। क्या रीज़न्स होता है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन बड़ी लेट हो जाती है? क्या इसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास एक आईओ के पास 4-4, 5-5 केसेस होते हैं? क्या रीज़न क्या होता है इसके? प्राइमरीली तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस यही है कि जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है
और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रैशनलाइज करें और आईओज़ को ओवरबर्डन ना करें, क्योंकि देखें अगर आप ओवरबर्डन कर देंगे तो शायद क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी वो नहीं होगी। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टिगेशन एक हिस्सा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन के बाद एविडेंस होता है, विटनेस के बाद फिर जुडिशरी की तरफ से फैसला आता है। तो किसी एक भी अगर हमारा वीक लिंक होगा तो हमारा केस जो है वो सही से प्रोसिक्यूट नहीं होता। सिमिलरली इसी वजह से हमारे पास जो कन्विक्शन रेट है वो ज़रा डाउन है। लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे एडिशनल आईजी साहब जो कराची पुलिस चीफ़ हैं, उन्होंने अभी जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो इन्वेस्टिगेशन पे किया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे पीएसपी ऑफिसर्स हैं ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर काम हो रहा है। जैसे मैं कुरंगी की बात करूँगा तो तकरीबन 8,500 का हमारा क्राइम रेशो है जो पिछले साल का था। सो उन्होंने भी स्ट्रेंथन भी किया है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाए हैं जो कि अब जैसे मर्डर की तफ्तीश है तो वो फिर मर्डर के स्पेशलिस्ट हमने कॉल किए हैं। फिर अभी 1-2 और चीज़ों पे काम जारी है जो कि कराची पुलिस चीफ का, उनके बड़े इनोवेटिव से आइडिया हैं और उनका फोकस ही इन्वेस्टिगेशन है। सो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक अब्रेज मैंने प्रॉब्लम देखी है कि जी कंप्लेनेंट अक्सर पहले एफआईआर कराते हैं और उसके बाद वो बैक ऑफ हो जाते हैं। ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि एक आम आदमी को उस चीज़ का नहीं पता कि अगर मिसाल के तौर पे कंप्लेनेंट पीछे हट जाएगा तो पुलिस के फिर उस वक्त कहते हैं एक तरीके से हाथ बन जाते हैं। कंप्लेनेंट के बारे में ज़रा बताइए। देखिए उसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मैं मेंशन नहीं करता, डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि इस्लामाबाद में भी हुए, पंजाब में हुए, सिंध में हुए। उसमें अनफॉर्चुनेटली कंप्लेनेंट्स जो हैं हमारे वो बैकआउट कर पहले एक हाइप क्रिएट होती है, देन कंप्लेनेंट। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर होता ये कि जो इन्वेस्टिगेशन हमने की, जिसमें नेशनल एक्सचेकर का इतना पैसा लगा, हमारी एफर्ट लगी, बड़ा हमने उस पर मेहनत करके काम किया, उसके बाद फिर उसका जब फ्रूट नहीं मिलता तो एक डीमोटिवेट फोर्स ज़रूर हो जाती है। उसके अलावा ये कि जो अक्यूज़ड है उसको बहुत ज़्यादा एक वो हो जाता है कि यार कंप्लेनेंट अगर रिज़ाइल कर गया है तो ठीक है, उसको बहादुरी होती है, वो अगली दफ़ा भी यही काम करेगा। सो इसमें मेरी तो दरख्वास्त यही है कि कंप्लेनेंट्स जो हैं वो फर्म ग्राउंड लें अपना, और इंशाल्लाह ताला पुलिस भी आपके साथ है, बाकी प्रोसिक्यूशन भी, बाकी हर इदारा आपके साथ है। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी हिम्मत, अंदर से थोड़ा सा जज्बा लाने की ज़रूरत है ताकि वो रिज़ाइल ना करें और अक्यूज़ड के जो है ना हम लोग उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें। बिल्कुल जी, सवाल मैंने इस पर किया कि जो अक्सर कंप्लेनेंट पहले हम देखते हैं केस की बहुत हाइप बनती है, उसके बाद कंप्लेनेंट पीछे होता है तो उधर केस जो है वो आपका बड़ा वीक हो जाता है। खालिक, आप ऑपरेशंस आजकल गुलशन की देख रहे हैं, क्या सूरत हाल चल रही है अभी जो स्ट्रीट क्राइम है और इनमें कितनी कमी आई है? देखिए जी, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और दुनिया की किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह यहाँ पे क्राइम तो है। जब से दुनिया बनी है क्राइम है, और हम अगर ये कह देंगे क्राइम ज़ीरो हो जाएगा तो ये नामुमकिन में से। बट पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि क्राइम्स हम कम से कम कर सकें। इसी सिलसिले में बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं। जो हमारे ऑफेंडर्स जेलों से निकल के आते हैं, अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, बार बार क्राइम करते हैं, तो उनको मॉनिटर किया जाता है। रोड्स पे हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, मोबाइल्स ऑफिसर्स खुद गश्त पे होते हैं। स्पेशल पेट्रोलिंग स्क्वाड्स निकाले गए हैं ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से, और अभी चूँकि ईद की आमद है तो जो ऐसी गुज़रगाहें हैं और जो बाज़ार वगैरह हैं जहाँ पे लोगों की आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमने अपना फोकस बढ़ा दिया है। स्नैप चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर दिए हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम क्राइम को किसी तरीके से कम कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि क्राइम में एक वाज़ेह कमी आई है। अच्छा, जैसे आपको माशाल्लाह साल भर तो गुलशन में जी जिनमें हो गया है, वहाँ पे जब आप आए थे तो क्या चीज़ें आपका पहला फोकस थी कि वो ज़्यादा क्राइम हो रहा था जिस पे आपने कंट्रोल किया? जी देखिए जी, गुलशन जो एक एरिया है उसमें 6 बेसिकली थाने आ जाते हैं। कराची के लोग अगर मुझे सुन रहे हो तो एक मिसनोमर होता है कि गुलशन शायद गुलशन इकबाल की बात करें, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर 6 थाने आ जाते हैं और एक बड़ा एरिया है और बड़ा हेविली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे हमारे पास बड़ी बड़ी जो शाहराएँ हैं वो भी आ जाती हैं। तो स्ट्रीट क्राइम जो था दैट वाज माय मेन फोकस व्हेन आई केम टू गुलशन, और उसी हवाले से हमारे जो स्ट्रीट क्राइम यूनिट था उसको मैंने रिवैम्प किया विद द हेल्प ऑफ माय सीनियर्स अंडर देयर कमांड, और उसको हमने एक नए तरीके से रीलॉन्च किया, और उसकी वजह से हमें एक वाज़ेह कमी देखने में आई। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे जो कि मैं समझता था कि जहाँ से क्रिमिनल शायद हमारे एरिया में एंटर हो सकते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस करके, अपने एसएसपी साहब से डिस्कस करके हमने ख़ास जगहों पे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए, और उससे हमें वाज़ेह क्राइम में कमी नज़र आई। अच्छा, ड्रग्स भी जो एक ज़ाहिर PIB का इलाका वो भी आपके पास आता है, वहाँ भी हमने बड़े ऑपरेशंस आपके देखे, ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है वहाँ पर। जी हाँ, ड्रग्स अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा नशा है जो एक ऐसा नासूर है जो हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है, और एक इंसान जब नशे की लत में लग जाता है तो वो ना वो अपने काम का रहता है ना मुआशरे के काम का रहता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुआशरे के ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो बीइंग ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा वैसे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को इस लानत से बचाएं, और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर तो ज़ाहिर है हमारा ये काम है। जिस थाने का आपने जिक्र किया वहाँ पे मंशात बिल्कुल है,
और उसको कम करने की मुकम्मल कोशिश की गई है। तो काफ़ी कम हुई भी है। जो वहाँ पे चंद एक नाम थे बड़े बड़े, उनको हमने अरेस्ट किया, उनके ऊपर FIRs हुई, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई, और आई एम हैप्पी टू से कि दे आर बिहाइंड बार्स नाउ। और अब एक वाज़ेह कमी हमें नज़र आती है उस एरिया में भी, और हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े नाम हैं जो कि मेन ड्रग डीलर्स हैं उनको हम पकड़ें, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसमें बड़ी कामयाबी भी हुई है। और कराची में अब मंशियात उस तरह नहीं बिकती जिस तरह एक ज़माने में बिका बिल्कुल करती थी। ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एरियाज़ में भी वहाँ पे ऑपरेशंस माजी में भी कर चुका हूँ, तो अब काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, और वो वाला जो दौर था जो पहले लाइनें लगती थी वो ख़त्म हो गया है। अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बारे में ये होता है कि हम देखते हैं कि जी एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उसके बाद जब उसको दोबारा पकड़ते हैं तो उस पर पहले से 6 केसेस होते हैं, वो बेल लेके बाहर आ जाता है। वीकनेस कहाँ पर आती है? क्या हमारे पास वही है कि हमारा मोबाइल छिनता है तो हम कहते हैं प्लीज़ मोबाइल दे दें, मैंने कंप्लेनेंट नहीं बनना? रीज़न क्या है ये स्ट्रीट क्रिमिनल इतनी वाफिर मकदार में बाहर कैसे आ जाते हैं? ज़्यादातर तो आपने खुद ही बता दिया कि हम लोग फिर खुद चाहते हैं कि हमारी रिकवरी हो जाए, उसके बाद से हम लोग परसू नहीं करते, उसका डेफिनेटली वो फ़ायदा उठाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो पूरा एक सिस्टम है ना, ये पुलिस से स्टार्ट होता है, जुडिशरी पे ख़त्म होता है, तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। इस सारे को रिवैम्प करना, इस सारे को मॉडर्न लाइन्स पे लेके आने की ज़रूरत है। जुडिशरी इज़ ओवरबर्डन, इन्वेस्टिगेशन इज़ ओवरबर्डन, ऑपरेशंस हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रोसिक्यूशन इज़ ओवरबर्डन। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जब आपका कंप्लेनेंट ही बैकआउट कर गया तो उसके बाद से फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आप केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। सो इसमें एक पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके एक एक पार्ट को आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसको मैं पुलिस को ठीक कर दूं तो काम हो जाएगा। पूरी चेन ठीक पूरी चेन है, क्रिमिनल लॉयर्स हैं आपके, आपका जुडिशियल सिस्टम है, आपका इन्वेस्टिगेशन है, आपकी ऑपरेशंस है। सो यू नो सबको हमने रिवैम्प करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ ये है कि हमने अभी जो बाहर के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें टैगिंग है। बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था कि जी जो रिपीट ऑफेंडर है जो बार बार आ रहे हैं, अभी उसमें हम चल रहे हैं, उस पर काम करें कि उसको हम लोग टैग कर लें। अभी उसमें बहुत सारे कानूनी पेचीदगियाँ हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बट देयर इज़ इन माइंड। क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम को हमने ऑनलाइन कर दिया, एक ऐप मुतारिफ करा रहे हैं जो कि कराची पुलिस चीफ के अंडर हम लोग वो मीटिंग्स हो रही होती हैं। कल भी उसकी मीटिंग है कि हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड को जो है वो एक्सेसिबल बना रहे हैं, ताकि अगर किसी के साथ आपके साथ इशू होता है तो आप एक टच पे चेक कर सकेंगे जी ये वाला इनमें से तो कोई बंदा नहीं है, ताकि वो ज़रा स्पीडी हो जाए। सो हम लोग बहुत सारी इस तरह के इनिशिएटिव्स जो मॉडर्न लाइन्स पे हैं उस पर काम कर रहे हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब्रेज़, एक इशू और बड़ा आता है कि जी अक्सर घरों में चोरियाँ होती हैं, और या तो जो घर की मासियाँ होती हैं, मेड्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वीकनेस आप कहाँ देखते हैं कि पब्लिक से गलती कहाँ होती है? उसमें हमने एक शनाख्त के नाम से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक ऐप मुतारिफ कराई थी साउथ पुलिस में। उस वक्त मैं SP क्लिफ्टन था, शिराज नज़ीर साहब ने। असल में है ये कि अगर हम लोग वहाँ पे जाके इंदराज ही नहीं करवाएंगे, हमारे पास कोई किराएदार भी आता है तो वी आर ड्यूटी बाउंड के हम लोग जाके किसी थाने में बता दें कि जी फ़लाना बंदा हमारे पास रहने आया है, उसके कवाइफ जमा कराएं। इसी तरीके से जो हम लोग मासी या जो काम करने वाले हम लोग बंदे रखते हैं उनका भी हमें कवाइफ की रजिस्ट्रेशन करानी है, या और कुछ नहीं करना। आजकल मोबाइल ऐप को खोलना कितना कोई बड़ा काम मुझे है। याद पड़ता है तस्दीक के नाम से, तस्दीक के नाम बिल्कुल, से शिराज तो नज़ीर ने उसमें इशू ये है कि हम लोग फिर जाके ना जो हमारा जो कंप्लेनेंट साइड है, अगेन मैं उधर जाऊंगा कि उधर हम लोग जाते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं यार ठीक है बहुत भरोसे वाला है। अब मेरे जो तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, जो जितना भरोसे वाला होता है वो उतना ही बड़ा दाव लगाता है। सो ये चीज़ को ज़रा लोगों को सेंसिटाइज करने की भी ज़रूरत है। यू नो एवरीबडी इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। अच्छा खालिद, जैसे ये एक रूल है कि कोई भी अगर आपके घर में रहने आ रहा है, आप किराए पे दे रहे हैं, तो उसकी आपने थाने में जमा करानी है सारी चीज़ें। कितने % लोग कराते हैं? फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर बोलते हैं जी सॉरी हमें तो शायद इल्म ही नहीं था, जबकि अब इल्म सबको है। कितने % लोग ऐसे होंगे थाने आते होंगे जी हमने किराएदार रखा है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, और मैं समझता हूँ कि आज के हमारे शो के थ्रू अगर लोगों तक ये पैगाम जाएगा तो इट वुड क्रिएट अ डिफरेंस। मैं समझता हूँ एक नेग्लिजिबल, आई विल रिपीट, नेग्लिजिबल % है लोगों की जो कि एक्चुअली दे गो थ्रू दिस और थाने में जाके जमा कराते हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग थाने में जाना मायूब समझते हैं कि डरते हैं, पता नहीं डरते हैं कि हम थाने में क्यों जाएंगे। तो आई विद द रेफरेंस ऑफ दिस शो मैं सबको रीश्योर करता हूँ कि आप थाने ज़रूर जाएं इंदराज कराने के लिए, पुलिस आपकी मुकम्मल मदद करेगी और आप एक चेंज पाएंगे पुलिस के अंदर। लोगों की कहीं भी सुनी हुई बातों पे ना जाएं, खुद जाएं, एक्सपीरियंस करें। अगर आपको किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन ऑलवेज गो टू द सीनियर मोस्ट कमांड। आप सीनियर ऑफिसर के पास आ सकते हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स राइट। तो ज़रूर हमारे पास आएँ, इंदराज कराएँ। बहुत निगलिजिबल एक % है लोगों का जो एक्चुअली कवाइफ जमा कराते हैं। अभी ये बात कर रहे थे आप कंप्लेनेंट्स की, तो एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँ, नाम किसी का नहीं लूँगा। मैं कराची में एक जगह पोस्टेड था और एक स्ट्रीट क्राइम में एक खातून थी, उनको फायर लगा एंड शी passed away. We worked very hard on that. CCTV कैमरास की मदद से हमने मुजरिम को तलाश किया, आइडेंटिफाई किया,
लेकिन बैक एंड पे जो फैमिली थी वो एफआईआर रजिस्टर करवाना ही नहीं चाह रही थी, डिस्पाइट कि उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था उस वारदात में। तो आई एक्चुअली वेंट टू हर हाउस और हमने जाके उनको कहा कि जी आप एफआईआर तो कराएं। देखें, एफआईआर इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, Definitely. पहला काम ही एफआईआर है, और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही द व्हील ऑफ लॉ कम्स इनटू द मोशन। तो उनको जाके कन्विंस किया कि जी आप एफआईआर कराएं, तब जाके उन्होंने एफआईआर की। उसके पीछे कई सारी वजूहात हैं, बट अब मेरा ख्याल है कि नाउ इज़ द टाइम कि लोग अपनी पुलिस पे ट्रस्ट करें। पुलिस इज़ देयर टू हेल्प द पब्लिक, और अगर हम एक दूसरे पे, पुलिस और अवाम एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, ये मैं भी लोगों से ये अक्सर कहता हूँ कि जी अगर आपको थाने किसी काम से जाना है तो आप 50 फ़ोन ना करें। हमारे पास 50 फ़ोन आ रहे होते हैं कि जी आप फ़ोन कर दें, आप फ़ोन कर दें। वहाँ पे भाई कोई आपको डंडा लेके नहीं बैठा। अगर आप राइट हैं तो आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता कोई। और अब जो दौर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये आपके सामने अफसरान बैठे हुए हैं, ये कोई टिपिकल वो 80s के दौर का नहीं चल रहा है कि जिसमें आपको एक टेंशन होती है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर हम सारा मलबा उठा के जी पुलिस पर डाल देते हैं। हमारे घर में चोरी होती है, हम कहते हैं जी वो मासियाँ सारा सामान ले गई, पुलिस नहीं ढूंढ रही, पुलिस को सब पता होता है। अरे भाई पुलिस को कैसे सब पता होता है? आपने ना उनकी पिक्चर ली, ना उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिया, ना कुछ लिया, उसके बाद आप एक रेगिस्तान में सुई फेंकते हैं और फिर कहते हैं जी पुलिस ढूंढे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब ये जो क्राइम सीन्स होते हैं, इस पे मैंने देखा है कि जब कोई क्राइम सीन होता है तो आवाम ऐसे जमा हो जाती है जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये कितना नुकसानदेह होता है? क्योंकि कोई अल्लाह न करे कोई मर्डर होता है, कुछ होता है, तो पुलिस ज़ाहिर टाइम लगता है पहुंचने में। उससे पहले जो लोग पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ये आपके लिए कितना नुकसानदेह होता है? देखें, ये तो मतलब इतना इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आपने इशारा किया है ये, क्योंकि अगेन हमारे यहाँ ना आवाम में वो सेंसिटिव नहीं है इस बारे में कि क्राइम सीन इज़ देयर टू बी प्रोटेक्टेड। हमारे यहाँ स्पेशल फॉरेंसिक यूनिट्स बने हर एक ज़िले में हैं और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। जिस तरह से एविडेंस कलेक्शन होती है कुरंगी में, साउथ में, यू नेम इट, लेकिन उसको पहुंचने से पहले क्राइम सीन को जो है वो पल्यूट कर दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है कि अक्यूज़ को फ़ायदा हो जाता है, वहाँ पे कोई और फॉरेन डीएनए भी आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारे और मसाइल भी आ जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा आप लोग मीडिया वालों को भी, कि उसमें असल में क्या होता है कि वो लोग भी बार्जन कर जाते हैं। जहाँ पे आप येलो लाइन देखें उसके बाद से वहाँ पे, क्योंकि हम ज़रा थोड़े से ना अनरेस्ट वाली कौम है ना, हम कहते हैं जो सबसे पहले मैं पहुँच जाऊँ और सबसे पहले मैं न्यूज़ भी ब्रेक करूँ और अदरवाइज़ भी। सो इसकी वजह से क्या है कि जो इस प्रोग्राम के थ्रू और अदरवाइज़ भी लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, इफ़ यू डोंट लेट अस वर्क इन अ प्रोफेशनल मैनर, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि वो जो बंदा है वो कैफरे किरदार तक पहुंच जाए? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन्वेस्टिगेशन को। सो आई थिंक पीपल लाइक यू जो कि इस चीज़ को समझते हैं, क्या ही अच्छा हो कि हर जगह पे इस तरह की अवेयरनेस दी जाए कि जी जहाँ पे आप डू नॉट क्रॉस की येलो पट्टी देखते हैं उसका कोई मकसद है, उसका कोई कॉशन है, इसीलिए येलो यूज़ करते हैं कि कॉशन है कि स्टे अवे फ्रॉम इट। लेकिन अभी फॉरेंसिक यूनिट्स जो हर ज़िले में बने उसके बाद काफ़ी हद तक कुछ मामलात बेहतर हुए हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में जैसे हमने 2-3 में अभी कन्विक्शन कराई है, किसी को सज़ाए मौत भी हुई है, उसके अलावा जो है वो सेंटेंस भी मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुई है। वो इसी वजह से हुई है कि एविडेंस सही कलेक्ट हुआ, क्राइम सीन पल्यूट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। ये देखिए जी, आवाम से ये बात मैंने इस पर की कि होता ये है कि हम हर चीज़ चाहते हैं कि जी बड़ा एक पॉजिटिव उसमें हो, और फिर इसमें मीडिया के भी लोगों को ज़ाहिर देखना चाहिए कि ज़ाहिर अब एक पुलिस का अपना एक काम है, जैसे हमारा काम होता है, या आपके कोई काम में अगर कोई आकर रुकावट पेश करेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस काम में होता ही है कि जो क्रिमिनल होता है उसको बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो क्राइम सीन से ज़्यादा दूर रहे, खासतौर पे एक जनरल पब्लिक। ठीक है, मीडिया है वो अपनी कवरेज दूर से कर सकती है, उसका राइट है, लेकिन जनरल पब्लिक से मैं दरख्वास्त करूँगा कि यार आप इतना अंदर क्यों चले जाते हैं? ठीक है, एक वाक़या हुआ, उस वक्त अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लिया आपने, लेकिन ये जो आप जाकर उस जगह को नुकसानदेह करते हैं ना, कि आपके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, वहाँ पर DNA मिक्स हो जाते हैं, इससे थोड़ा बचें। खालिक, ब्रिज जो एक आपने कहा कि थाने जाते हुए लोग डरते हैं, काफ़ी अब चेंजेस आ चुकी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ एक ब्रिज है पब्लिक और पुलिस के बीच में, इसको कैसे ख़त्म करें? देखिए जी, मैं इस बात में फर्म बिलीव रखता हूँ कि जितना ज़्यादा कांटेक्ट होगा बिटवीन द पुलिस एंड द पब्लिक, उतना ज़्यादा ब्रिज जो है हम उसको पार कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली होता यूँ है कि हमारा एक निज़ाम कुछ ऐसा है कि जो बंदा आपको कोई काम करने से रोकेगा, ख्वाह आप गलत काम क्यों ना करें, आपको बंदा बुरा लगेगा। अगर सड़क पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, कांस्टेबल खड़ा हुआ है, वो आपको ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से रोक रहा है, तो शायद आपको उसकी ये बात नागवार गुजरे। और बहैसियत कौम हम सब्र हमारे अंदर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली कम पाया जाता है। तो हमें एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है, और आवाम को अगर कोई भी प्रॉब्लम दरपेश आता है तो दे मस्ट गो टू द पुलिस। पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पुलिस आवाम की खिदमत के लिए ही है। तो कांटेक्ट बढ़ाएं, कहीं भी सुनी हुई बातों में बिलीव ना करें,
और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा इसको है। भी अभी हम बड़ा डिस्कस करेंगे, इस जी। पे भी बिल्कुल पुलिस के जो बातें हैं वो कहीं पॉजिटिव है तो कहीं बहुत नेगेटिव भी होता है पुलिस के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसमें जब तक आप नहीं जाएंगे, अपना मसला नहीं बताएंगे, मैं ये नहीं कहता कि जी सारे डिपार्टमेंट साफ़ और शफाफ हैं, अगर कहीं कुछ होता है तो उस पर ये बात मैंने पहले भी अपनी कई नशिस्तों में कही है कि पुलिस डिपार्टमेंट वो वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें रोज़ाना की बुनियादों पर एहतसाब होता है जो इनके अफसरान खुद करते हैं। तो आप लोग जाइए और इस ब्रिज को ख़त्म करें। मेरे अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसका मकसद ही ये था कि इस ब्रिज को ख़त्म करें ताकि हमें आपको टेलीफोन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने तौर पर जाएँ, अगर आप राइट हैं, आप जायज़ हैं तो आपका काम यकीनन होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।